दरबार की उस सुबह कुछ असाधारण थी। हवाओं में हल्की सी ठंडक और महल के गुंबदों पर सुनहरी धूप का मुलायम खेल। अकबर का दरबार तामझाम से सजा हुआ था, मगर आज दरबारियों के चेहरों पर व्याकुलता की लकीरें साफ दिख रही थी। शाही सिंहासन के सामने पंक्तिबद्ध मंत्री, सलाहकार और दरबारी अपने अपने ओट में खड़े थे, जैसे किसी बड़ी गवाही का इंतजार कर रहे हों। तभी महल के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल हुई और 3 छोटे छोटे चपल आवारा सा दिखने वाले बंदर चुपके से आकर दरबार में घुस गए। उनके कदमों में न तो डर था न शर्म, जैसे वे वर्षों से इस महल के नियमित मेहमान हों। पहली नजर में वे साधारण बंदर ही लग रहे थे। लंबे पूंछे, चमकती आंखें और छोटे छोटे हाथ। पर जिस तरह वे चल रहे थे, जिस तरह उनकी निगाहें चारों ओर झांक रही थी, उससे साफ था कि ये बंदर किसी जैविक शरारत से परे। वे नकलची थे। उनकी कला नकल की थी। किसी की मुस्कुराहट, किसी की झुंझलाहट, किसी की आवाज, सब कुछ हूबहू दोहरा देना। अक्सर जानवरों की नकल देखी जाती थी, पर तीनों की तालमेल और समय नापने की समझ कुछ अलग ही स्तर की थी। दरबार में पहुंचते ही वे तीनों अलग अलग कोनों में बैठ गए। एक बंदर ने तुरंत ही दरबारी के पगड़ी के किनारे को अपने छोटे छोटे हाथों से छूकर देखा और फिर वही हाव भाव करके अपने दोस्तों को इशारा किया। दूसरा बंदर मंत्री के कंधे पर चढ़कर उसकी अंगुली की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, देखो, मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकता हूं। तीसरा बंदर सिंहासन के पास जाकर अकबर की सजी मेहर वाले कपड़े की आभा पर अपनी नाक सिकोड़ी और फिर अचानक उसी तरीके से बैठ गया जैसे किसी बड़ा दरबारी बैठा करता है। दरबार में मौन छा गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ चौंक उठे और अकबर स्वयं अपनी ऊंची कुर्सी पर आधे मुस्कुराते, आधे चकित बने। फिर एक युवा दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, ये तो बंदर है, इन्हें यहां आने की अनुमति कैसे मिली? अकबर ने अपनी लंबी दाढ़ी को पकड़कर कहा, यहां हर जीव की मनोस्थिति जाननी चाहिए। पहले देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और बस यही कहकर अकबर ने दरबार को आदेश दिया कि बंदरों को चौंकाया न जाए, बल्कि इनका खेल देखा जाए। तीनों बंदर एक एक करके उठे और दरबारियों की नकल करने लगे। सबसे पहले उन्होंने मंत्री की आवाज की नकल की। वही जोरदार, वही गर्जन सी टोन, वही बाहों का फड़फड़ाना। मंत्री का चेहरा अचानक लाल पीला हो गया। न जाने क्यों उसे शर्म और गुस्सा एक साथ आ गया। पर भाषण के बीच वो चिल्ला पड़ा, बंदर, हटाओ इन्हें। तब पहला बंदर उसी सुर में बोला, हटाओ इन्हें। और मंत्री के पास खड़ा एक बड़ा सिपाही उसी शब्द को दोहराते हुए बंदर के पीछे हट गया। पूरा दरबार दंग रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि किसी बंदर की नकल किसी इंसान को उसी समय उसकी ही आवाज में आदेश देवा सकेगी। फिर दूसरे बंदर ने दरबारी की चाल नकल की। वही छोटा सा झटका, वही ओठों का सिकोड़ना, वही हाथ की एक खास मुद्रा। जो दरबारी उसे देख रहा था, उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। लोग धीरे धीरे हंसने लगे, पर हंसी में एक तनाव भी था, क्योंकि बंदरों की नकल इतनी सटीक थी कि वे हंसने वालों की हंसी तक नकल कर लेते। जब एक दरबारी ने तंज कसा तो तीसरे बंदर ने उसकी आवाज और हाव भाव में बदलकर वही तंज दोहराया, और दरबारियों के चेहरे पर आए भावों की नकल करके वे सबको बेहतर तरीके से आईना दिखा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो उस दिन भी अपनी रोज की तरह किसी हल्के फुल्के कारण से दरबार में मौजूद थे, उन्होंने ये तमाशा बड़े ध्यान से देखा। मुल्ला की आंखें हर नकल में चमक उठाकर कुछ नई बात खोज लेती थी। वे चुपचाप उठकर उन बंदरों के पास गए और उनके कान में कुछ बोल दिए। ऐसा लगा मानो वे बंदरों को निर्देश दे रहे हों। बंदरों ने नारंगी मोती सा मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा और फिर अचानक वे तीनों ने मिलकर एक संगठित तमाशा शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे दरबार की गंभीरता को हास्य में बदल देगा। पर ऐसा हास्य जो सोचने पर मजबूर करे।
पहली नकल थी अकबर की। एक बंदर ने उचाटे हुए स्वर में कहा, मुझे न्याय की चिंता है, और बैठते ही सिंहासन पर अपने कान की तरफ हाथ लगाकर राजा की तरह बैठ गया। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने हल्के अंदाज में पूछा, तुम्हें न्याय की चिंता किसने दी? बंदर ने शांत स्वभाव में कहा, जिसे आप कहते हैं मैं वही हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ही राजा हो तो बता, न्याय का पहला नियम क्या है? बंदर ने तुरंत उसी भाषा में कहा, न्याय का पहला नियम है सुनना, और सुनने से पहले धैर्य रखना। यह सुनकर दरबार में धीरे धीरे शांति छा गई, क्योंकि ये बात अकबर के लिए भी नई नहीं थी, पर इतनी सादगी में सुनने पर अलग असर हुआ। फिर बंदरों ने मंत्री की बातों की नकल करके उसका बड़ा मजाक बनाना शुरू किया। वे मंत्री के शब्दों को ऐसे सटीक तरीके से दोहराते कि उसकी हर घमंड भरी बात हास्य में बदल जाती। मंत्री ने पहले तो क्रोध में कहा, ये नकलची जानवर है, उन्हें दंड दो। पर बंदरों ने वही आवाज उठाई, इनको दंड दो। और कुछ सेनानी असमंजस में पड़ गए कि किसके आदेश का पालन करें। किसे, जिसके स्वर की नकल कर रहे हैं, या असली आदेश को? तब मुल्ला ने धीरे धीरे उठकर कहा, जहांपनाह, नकल तो हर ओर है, कभी अच्छे की, कभी बुरे की। पर इन बंदरों के पास एक कला है, वे हमें हमारा अक्स दिखा रहे हैं। अगर आप कहते हैं दंड दो, तो क्या आप स्वयं दंड को भी अपनाने के लिए तैयार हैं, या केवल दिखावे में इसे मांग रहे हैं? मुल्ला की ये बात दरबार में गूंज गई। मंत्री कुछ बोल न सका, उसकी शान गिर गई थी। पुरानी आदतों और दिखावे के बीच एक दरार दिख रही थी। बंदरों ने यही मकसद था, लोगों की कल्पनाओं में छिपे उन भावों को बाहर निकालना जो आम तौर पर दबा दिए जाते हैं। वे हंसी के माध्यम से सच कह रहे थे। धीरे धीरे उनकी हर नकल पर दरबार का माहौल बदलता गया। एक बार एक बंदर ने एक सामान्य नागरिक की नकल की। उसका भूखा चेहरा, झीनी सी आवाज और धीमी चाल। जब उसने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चों को भी रोटी चाहिए, तो दालान के कोने में बैठे एक अमीर दरबारी का चेहरा उतर गया। उसने कभी सोचा न था कि उसकी बातों का प्रभाव किसी अजीब जानवर की जुबानी में इतना साफ सुनाई दे सकता है। ये क्षण कुछ दरबारियों के दिलों में दरार छोड़ गया। कुछ ने रूठे सी मुस्कान से अपने हिस्से के भोजन पर विचार किया, कुछ ने अपने खर्च पर। बंदरों की नकलें अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गई थी, वे एक दर्पण बन चुकी थी जो लोगों के भीतर की सच्चाइयों को दिखा रही थी। मुल्ला ने बीच बीच में बंदरों के साथ बात की, पर उनकी बातें खुद में एक चुटीली बुद्धि की मिसाल थी। उन्होंने बंदरों से पूछा, तुम ये सब कहां से सीखे? और बंदर मुस्कुराकर बोले, हमने इंसानों को बहुत देखा है, हमने उनकी भाषा, उनके छोटे छोटे गम, उनकी बड़ी बड़ी शान, सब कुछ सीखा है, और आज हम उन्हीं से सीख कर उन्हीं को सुनाते हैं। मुल्ला ने कहा, तो क्या तुम केवल नकल करते हो या कुछ सिखाने भी आते हो? बंदरों ने समेट कर कहा, हम सिखाते नहीं, हम दिखाते हैं। सीखना इंसान का काम है। मुल्ला ने मोटे ठाट अंदाज में ताली बजाई। नहीं, उन्होंने ताली नहीं बजाई। उनकी सूझबूझ की मुस्कान में ही उनकी बनी बत्ती सी चमक उठी। दरबार में ये तमाशा कई घंटों तक चला। बंदरों की नकलें कभी कभी इतनी कचोटती थी कि मंत्री अपने आप को नियंत्रित न कर पाए और भाव भंगिमा में गिर पड़े। तभी एक चालाक दरबारी ने एक हरकत की। उसने उन बंदरों के लिए कुछ खाद्य सामग्री भेजी, पर यह सोचकर कि उनका पेट ठाठबाट से भर जाएगा और वे सज्जनों की नकल करना बंद कर देंगे। पर बंदरों ने खाना खाकर भी नकल बंद न की। वे बोल रहे थे, हंस रहे थे और बार बार इंसान की कमजोरी और ताकत पर मार कर रहे थे। लोगों का ध्यान हटने की जगह और तेज हो गया। हर नकल के साथ वे अपने भीतर झांकने लगे। अकबर ने ये सब ध्यान से देखा। उसके दिल में आदतन न्याय की भावना थी, पर कभी कभी कड़ी सी प्रजा की भी कमी रहती थी। आज वो देख रहा था कि कैसे निचले तबके की छोटी छोटी बातों की नकल वालों के मुंह से सुनने पर
दरबार के ऊंचे ठाठ लोगों को असहजता होती है। वो उठकर बोला, मुल्ला, ये बंदर हमारे दरबार का मजाक बना रहे हैं या हमारी आत्म परीक्षा कर रहे हैं? मुल्ला ने बिना किसी शरारत के कहा, जहां पनाह, जो कांच की तरह साफ दिखेगा वही हाथ में छूने पर दर्द दे सकता है। ये बंदर कांच की तरह हैं। वे हमारी कमियों को उजागर करते हैं। आप चाहे तो इन्हें राजा का दर्जा दे दे, वे आपको वही राज दिखाएंगे जो आप खुद देखकर नहीं पाएंगे। अकबर ने एक संभावनापूर्ण प्रश्न पूछा, तो बताओ मुल्ला, क्या हम इन्हें दंड दें या पुरस्कार? मुल्ला ने कुशलता से जवाब दिया, यदि आप दंड देंगे तो लोग ये समझेंगे कि आप अपनी जनता की आवाज को दबाते हैं, और यदि आप पुरस्कार देंगे तो लोग समझेंगे कि आप अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं। सही तरीका यह है कि आप इनकी नकलों का अर्थ समझें और सुधार की राह अपनाएं। अकबर ने सोचा और फिर धीमे स्वर में कहा, फिर इन्हें राजकीय मेहमान बनाओ, पर एक शर्त है, इनकी नकल हमें हंसाने के साथ साथ हमें सीख भी दे। बंदर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अपनी अपनी पूंछों को लहराया और पूरे दरबार को अपनी नकलों की नई प्रस्तुति के लिए तैयार कर दिया। पर इस बार उनकी नकलें सिर्फ मजाक नहीं थी, वे शिक्षा देने लगी। एक बंदर ने अदालत के बड़े आदमी की नकल करके कहा, कभी कभी बड़ी बातों का हल सरल होता है। दूसरों को सुनो, अपने मन की बात दूर करो, और जिसकी जरूरत है उसे दो। ये सुनकर कई मंत्री शर्म से सिर झुकाने लगे। वे जानते थे कि उनकी बड़ी सी नीति में भी कबाड़ सा भाग है, जो जनता को अछूता छोड़ देता है। एक और नकल ने दरबारियों के समक्ष ग्रामीणों की स्थिति को रखा। बंदर ने उस ग्रामीण की आवाज की नकल की जिसने कहा, हमारे खेत सूख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, और हमारे पास भी इज्जत चाहिए। कांग्रेसिया बातों में उलझे दरबारियों को यह सुनकर झटका लगा। कोई कुछ कहता तो बंदर उसी स्वर में कहता, और धीरे धीरे दरबारियों के चेहरे पर सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास उमड़ आया। वे महसूस करने लगे कि न केवल राजकाज बल्कि लोगों की जिंदगियां भी उनकी नजरों के बाहर नहीं रह सकती। समय के साथ ये नकल खेल एक नई परत में बदल गया। बंदरों ने महल के तंत्र नीति की बारीकियों को इस कदर उजागर किया कि दरबार में नई नीतियों की चर्चा होने लगी। अकबर ने महसूस किया कि ये अवसर है, ये मौका नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने निर्देश दिया कि बंदरों को चुनी गई कवायदों के दौरान सुना जाए, और जो बातें सच में जनता के हित में हों उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी ली जाए। मुल्ला ने चुटकी ली, जहां पनाह, आज बंदर हमारे मंत्री बने हैं, कल कौन जाने, शायद इसी तरह कोई किसान, कोई शिक्षक, कोई चमक दमक का दिखावा चुराने वाला आम आदमी भी हमारे निर्देश दे दे। दरबार में ये बदलाव धीरे धीरे असर दिखाने लगा। कुछ आसान सा सुधार हुआ। खाद की कीमतों में नजरअंदाज की गई छूट, कुछ शिक्षा के कार्यक्रमों का ध्यान, और सबसे अनोखा, एक सुनहरे दिन पर अकबर ने महल के बगीचे में एक सार्वजनिक सभा करने का निर्णय लिया, जहां जनता खुद जाकर शाही मंत्रियों से अपनी समस्याएं रख सके। ये निर्णय सभी के लिए आश्चर्यजनक था, पर बंदरों की नकल ने दरबार में एक नया साहस जगा दिया था। लोग अब खुलकर बोलने लगे और दरबार ने सुनने की कला सीखी। बंदर अपनी अपनी शरारतों के साथ सफलता के साथ चले। उन्होंने कभी कभी इतना भद्दा मजाक उछाल दिया कि दरबारियों को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई, पर उसी शर्मिंदगी ने उन्हें सुधार की राह दिखाई। मुल्ला ने एक दिन बड़े नजाकत से कहा, देखो जहांपनाह, बंदर आपकी नकल कर करके आपको आपकी कमी दिखाते हैं, पर असली काम अब राजाओं और मंत्री का है। उनकी बोलचाल, उनकी कार्रवाई और उनका दिल चाहिए जहां जनता के लिए जगह हो। समाप्ति की ओर आते हुए एक घटना ने सारे महल को चौंका दिया। एक दिन तीनों बंदर अचानक दरबार में चुपचाप गए और एक एक करके 3 बड़े मंत्रियों की आवाज में एक अनुशासनात्मक कथन बोले। पर यह कथन इतना सटीक और मार्मिक था कि मंत्रियों के दिलों में गहरी हलचल मच गई। वे मंत्रियों की नकल कर रहे थे, पर उसी नकल में उन्होंने हर मंत्री के भीतर की सबसे गहरी संवेदना
और डाह को निकाल दिया। मंत्री गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी आत्मा की बात सुनी थी। एक अजनबी की जुबानी में अकबर ने उन मंत्रियों से कहा, अब तुम सब अपनी गलती बताओ और सुधार का रास्ता दिखाओ। मंत्री नाच नाच कर अपने पाप का स्वीकार करने लगे और संकल्प किया कि वे जनता की सेवा में आगे बढ़ेंगे। आखिरकार जब बंदर अपना मकसद पूरा करके जाते बने, तो वे शाही खिड़की से बाहर निकल गए। महल के लोग उन्हें विहंगम नजरों से देखते रहे। कुछ भावुक थे, कुछ दुखी, पर सबसे ज्यादा सभी ने मुस्कुराहट के साथ बच्चों जैसी आशा महसूस की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन बंदरों को जाते हुए देखा और सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जाते समय याद रखना, कभी कभी नकल करने वाला ही असली गुरु बन जाता है। बंदरों ने हल्की सी टर्टर सी आवाज दी, जैसे हंसी जिसमें थोड़ी हीरोइकता भी हो, और वे जंगल की ओर बढ़े। उनकी पूंछें हवा में लहरा रही थी और उनके कदमों में वही मस्ती थी जो पहले आई थी। वो दिन दरबार के इतिहास में एक विचित्र परंतु प्रेरक अध्याय बन गया। अकबर की सोच बदली। उसने जनता के दुख को करीब से महसूस किया और कई नीतियां लागू की। मंत्री जो पहले केवल दिखावे के मारे थे, अब जनता के प्रति जिम्मेदार होते दिखे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, उन्होंने फिर वही किया जो वे हमेशा करते हैं। हंसे, कुछ चुटकियां सुनाई और अपने झोले में से एक पुराना कपड़ा निकाला, जिसे उन्होंने किसी गरीब को दे दिया। उन्होंने कहा, यह कपड़ा गर्म रखेगा, पर याद रखना, सबसे बड़ा गर्माहट तो इंसान की संवेदना है। कहानी का असली सार यही था कि नकल यदि बुद्धिमत्ता और संवेदना से की जाए, तो वो केवल व्यंग्य तक सीमित नहीं रहती, वो समाज के दर्पण का काम करती है। 3 नकलची बंदर दरबार में आए, हंसाया, चौंकाया, सिखाया और चले गए। पर उनकी छोटी छोटी हरकतों ने बड़े से बड़े दिलों में बदलाव की मशाल जलाई। अकबर ने बाद में एक स्मृति स्तंभ बनवाया, जिसमें लिखा था, सत्य का रूप कभी कभी नकल की शक्ल में आता है। और मुल्ला ने उन बंदरों को कभी भुलाया नहीं। वे हमेशा कहानियों में उन 3 नकलची बंदरों का जिक्र करते हुए हंस पड़ते और बच्चों को सिखाते कि हंसी में भी गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। और इस तरह शाही दरबार की उस सुबह का किस्सा केवल हास्य का नहीं रहा, वो सीख का, आत्मनिरीक्षण का और परिवर्तन का भी था। जहां हर हंसी में सच्चाई छिपी हो, वहां समाज बदलना देर नहीं लगाता। बस जरूरत होती है उस हंसी को सुनने और समझने की। दरबार की वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी, न सिर्फ इसलिए कि हवाएं कुछ नम और ठंडी थी, बल्कि इसलिए भी कि महल के आंगन में एक अनोखा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे किसी ने हवा में बैठी खबर को ठहरने का आदेश दे दिया हो। शाही झूमर अपनी पुरानी चमक में झिलमिला रहे थे और दरबार की कालीन पर पड़े फूलों के एक एक पंखुड़ी पर ओस की बूंदें मोती बनकर टिकी थी। अकबर शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें भीतर की किसी गंभीरता में डूबी हुई थी, मगर चेहरे की शक्ल पर वही स्वाभाविक गर्व और उत्साह था जो हमेशा रहता। आज दरबार में खास मेहमान आने वाले थे। सांसदों की एक मंडली, कुछ विदेशी व्यापारी और कई बड़े जमींदार। मगर सबसे अलग, दरबार के एक कोने में बैठा हुआ एक साधारण सा इंसान पूरे माहौल को बदलने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला हर किसी को हंसा देता था, पर उसके पास सिर्फ हंसी ही वजह नहीं थी। उसके पास एक सूक्ष्म बुद्धि थी जो चीजों को उलटकर देखने पर माहिर थी। आज उसने एक बात सोची थी, एक मजाक जो लोगों को हंसा भी दे और उनकी आंखें खोल भी दे, पर मजाक ऐसा जो किसी की बेइज्जती न करे, मजाक ऐसा जो दर्पण का काम करे, जिसमें हर चेहरा अपने आप को देख सके। दरबार की रस्में पूरी हो चुकी थी। मंत्रियों की रिपोर्टें आ रही थी। कुछ लोगों की बोलचाल में घमंड था, तो कुछ की आंखों में डर। अकबर के समीप बैठे बड़े दरबारी अपने अपने पद की शान दिखाने में व्यस्त थे। तभी मुल्ला खिसक कर सिंहासन की ओर बढ़ा। उसकी चाल में न तो घमंड था, न कोई भद्दी ढढोल। वो सीधे अकबर के सामने खड़ा हुआ
और अपनी जमीन के कदमों पर टिककर सिर झुकाया, एक आदत जो उसने बचपन से सीखी थी। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा, आज मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। दरबार में हल्की हंसी उठी। खेल? राजमहल में? पर अकबर ने अपने भौं थोड़ी सी उठाई और कहा, बताओ क्या खेल है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई। सरल सा खेल है। मैं राजा की नकल करूंगा और आप लोग उसकी सजा या पुरस्कार बताएंगे। पर एक शर्त है, आपको वही कर दिखाना होगा जो आप कहते हैं। ये पीछा करते हुए उसने एक मीठा सा पागलपन अपनी आवाज में डाल दिया, एक तरह का नकल जो सच्चाई से बहुत करीब होता है। मंत्रियों ने आपस में देखा, कौन है जो राजा की नकल करेगा? किसी ने कहा, मुल्ला। दूसरा हंसा, मगर अकबर चुप रहे। उन्होंने मुल्ला को इजाजत दे दी। ठीक है, कर दिखाओ। मुल्ला ने वहीं सिंहासन की ओर एक कदम बढ़ाया और राजा की मुद्राएं अपनाई। सिर थोड़ी सी पीठ के पीछे, हाथों का हल्का सा विस्तार और वही धीमी भारी आवाज जो अकबर बोलते थे, मैं अपना राज्य प्रेम से चलाऊंगा। मुल्ला ने कहा, अकबर की आवाज में, मैं गरीब की सुनूंगा और अमीर पर अंकुश लगवाऊंगा। मैं न्याय करूंगा। उसकी बोली में वही ढाट बाट थी, पर जुबान के अंदर थोड़ी सी नीमसी कड़वाहट भी थी। दरबारियों ने कुछ ठहाका लगाया, ये तो बस मजाक है। मगर मुल्ला ने एक कदम और बढ़ाया। उसने वही शब्द ज्यों के त्यों दोहराए जो अकबर के दरबार में रोज सुने जाते थे। जो मुझे वोट दे उसे मैं अधिक धन दूंगा। जो मेरे दुश्मन हैं वे दंड पाएंगे। मैं रक्षा करूंगा। मेरी सेनाएं सुरक्षित रहेंगी। मुल्ला ने हर शब्द पर थोड़ा जोर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार अकबर की खुद की बातें महीनों से लोगों ने सुनी थी। फिर मुल्ला ने अचानक अपना चेहरा बदला और पूर्ण गंभीरता के साथ कहा, और जो मंत्री जनता का पैसा खाएंगे उन्हें मैं दंड दूंगा। एकदम सन्नाटा। एक एक मंत्री का चेहरा फीका पड़ने लगा। मुल्ला की नकल में वही शक्ति थी जो अकबर की थी, पर शब्दों का असर अलग था, क्योंकि ये वही आवाज थी जो वे हर रोज सुनते थे, पर आज वो उनकी खुद की जुबान से एक बाहरी आदमी के मुंह से उतारी जा रही थी। मुल्ला ने फिर पूछा, अगर कोई इसी सभा में कहे कि उसने करों में खेल के चलते कमाई छुपा रखी है, तो आप क्या करेंगे? मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसने क्या किया? किसका ध्यान खिंचा? मुल्ला की नकल की सच्चाई थी ऐसी कि लोग खुद के विचारों को पहचान नहीं पा रहे थे, पर मन में खटास बढ़ रही थी। कुछ ने हंसी में बात को टालने की कोशिश की, पर मुल्ला ने बात जारी रखी। और जो शाही भोजन में मिलावट करेंगे, उसने कहा, उन्हें मैं खुले मंच पर सजा दूंगा। तभी एक दरबारी, जिसकी आंखें पहले से लाल थी, खर्चों पर राज दरबारी, अपना चेहरा झकझोर कर बोला, ये क्या बेतुका मजाक है? बंद करो। पर उसी वक्त वही शब्द मुल्ला की आवाज से वापस सुनकर सारा दरबार दंग रह गया। मुल्ला ने उसी धुन में कहा, जो अपनों का पेट भरे और लोगों को भूखा छोड़ दे, उसे मैं दंड दूंगा। इसी बीच एक युवा मंत्री ने, जो कि हमेशा दिखावे में आगे रहता था और जनता के मोह में रमता था, बोला, हमें दंड देने की बजाय सुधार की नीति अपनानी चाहिए। हम योजना बनाएंगे। मुल्ला ने उसकी आवाज की नकल की, योजना बनाएंगे, हम योजना बनाएंगे। इतना इतना कहकर मुल्ला झट से चुप हो गया और दरबार के जोश में एक बदलाव आया। लोगों ने महसूस किया कि शब्दों का तिरस्कार करना कितना आसान था, पर उन शब्दों के पीछे की सच्चाई से आंखें क्यों बंद रहती थी। मुल्ला का असली लक्ष्य मजाक नहीं था। वो एक दर्पण देना चाहता था जो दिखाए कि शब्दों और कार्यों में कितना अंतर है। उसने फिर से वही स्टाइल अपनाई, ये बार थोड़ा अधिक तीखा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी मेरे लिए चांदी और सोना छुपाएगा, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाएगा। ये सुनते ही कुछ मंत्री अपनी कुर्सियों में असहज हो उठे। उनके हाथ अकस्मात टोकरी के नीचे गए, जैसा कि वहां व्यावहारिक बातें छिपी हों। मुल्ला ने देखा कि उनका खेल चल रहा है। उसने धीरे धीरे असली मुद्दों की ओर मोड़ दिया। फिर उसने एक अचानक बदलाव किया।
वो राजा की आवाज में बैठकर एक आम आदमी की भूमिका अपनाने लगा। उसने कहा, अगर राजा कहे कि वो सबको न्याय देगा, पर उसके कागज पर कुछ और लिखा हो, तो जनता क्या करे? उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने जनता की आवाज की नकल की। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीना है। ये पंक्ति जैसे किसी शहद की तरह दरबारियों के कानों में घुल गई। कई मंत्री अपने चेहरे नहीं छुपा पाए। उनकी आत्माओं पर जैसे कोई ठंडा पानी पड़ा हो। मुल्ला ने तब अपनी चाल आगे बढ़ाई। वो पहले हास्य में रोक रोक कर बात कर रहा था, पर अब दर्पण का काम करती है। 3 नकलची बंदर दरबार में आए, हंसाया, चौंकाया, सिखाया और चले गए। पर उनकी छोटी छोटी हरकतों ने बड़े से बड़े दिलों में बदलाव की मशाल जलाई। अकबर ने बाद में एक स्मृति स्तंभ बनवाया जिसमें लिखा था, सत्य का रूप कभी कभी नकल की शक्ल में आता है। और मुल्ला ने उन बंदरों को कभी भुलाया नहीं। वे हमेशा कहानियों में उन 3 नकलची बंदरों का जिक्र करते हुए हंस पड़ते और बच्चों को सिखाते कि हंसी में भी गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। और इस तरह शाही दरबार की उस सुबह का किस्सा केवल हास्य का नहीं रहा, वो सीख का, आत्मनिरीक्षण का और परिवर्तन का भी था। जहां हर हंसी में सच्चाई छिपी हो, वहां समाज बदलना देर नहीं लगाता। बस जरूरत होती है उस हंसी को सुनने और समझने की। दरबार की वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी, न सिर्फ इसलिए कि हवाएं कुछ नम और ठंडी थी, बल्कि इसलिए भी कि महल के आंगन में एक अनोखा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे किसी ने हवा में बैठी खबर को ठहरने का आदेश दे दिया हो। शाही झूमर अपनी पुरानी चमक में झिलमिला रहे थे और दरबार की कालीन पर पड़े फूलों के एक एक पंखुड़ी पर ओस की बूंदें मोती बनकर टिकी थी। अकबर शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें भीतर की किसी गंभीरता में डूबी हुई थी, मगर चेहरे की शक्ल पर वही स्वाभाविक गर्व और उत्साह था जो हमेशा रहता। आज दरबार में खास मेहमान आने वाले थे। सांसदों की एक मंडली, कुछ विदेशी व्यापारी और कई बड़े जमींदार। मगर सबसे अलग, दरबार के एक कोने में बैठा हुआ एक साधारण सा इंसान पूरे माहौल को बदलने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला हर किसी को हंसा देता था, पर उसके पास सिर्फ हंसी ही वजह नहीं थी। उसके पास एक सूक्ष्म बुद्धि थी जो चीजों को उलटकर देखने पर माहिर थी। आज उसने एक बात सोची थी, एक मजाक जो लोगों को हंसा भी दे और उनकी आंखें खोल भी दे, पर मजाक ऐसा जो किसी की बेइज्जती न करे। मजाक ऐसा जो दर्पण का काम करे, जिसमें हर चेहरा अपने आप को देख सके। दरबार की रस्में पूरी हो चुकी थी। मंत्रियों की रिपोर्टें आ रही थी। कुछ लोगों की बोलचाल में घमंड था, तो कुछ की आंखों में डर। अकबर के समीप बैठे बड़े दरबारी अपने अपने पद की शान दिखाने में व्यस्त थे। तभी मुल्ला खिसककर सिंहासन की ओर बढ़ा। उसकी चाल में न तो घमंड था, न कोई भद्दी ढढोल। वो सीधे अकबर के सामने खड़ा हुआ और अपनी जमीन के कदमों पर टिककर सिर झुकाया, एक आदत जो उसने बचपन से सीखी थी। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा, आज मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। दरबार में हल्की हंसी उठी। खेल? राजमहल में? पर अकबर ने अपने भौं थोड़ी सी उठाई और कहा, बताओ क्या खेल है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई। सरल सा खेल है। मैं राजा की नकल करूंगा और आप लोग उसकी सजा या पुरस्कार बताएंगे। पर एक शर्त है, आपको वही कर दिखाना होगा जो आप कहते हैं। ये पीछा करते हुए उसने एक मीठा सा पागलपन अपनी आवाज में डाल दिया, एक तरह का नकल जो सच्चाई से बहुत करीब होता है। मंत्रियों ने आपस में देखा, कौन है जो राजा की नकल करेगा? किसी ने कहा, मुल्ला। दूसरा हंसा, मगर अकबर चुप रहे। उन्होंने मुल्ला को इजाजत दे दी। ठीक है, कर दिखाओ। मुल्ला ने वहीं सिंहासन की ओर एक कदम बढ़ाया और राजा की मुद्राएं अपनाई। सिर थोड़ी सी पीठ के पीछे, हाथों का हल्का सा विस्तार और वही धीमी भारी आवाज जो अकबर बोलते थे, मैं अपना राज्य प्रेम से चलाऊंगा। मुल्ला ने कहा,
अकबर की आवाज में, मैं गरीब की सुनूंगा और अमीर पर अंकुश लगवाऊंगा। मैं न्याय करूंगा। उसकी बोली में वही ढाट बाट थी, पर जुबान के अंदर थोड़ी सी नीमसी कड़वाहट भी थी। दरबारियों ने कुछ ठहाका लगाया, ये तो बस मजाक है। मगर मुल्ला ने एक कदम और बढ़ाया। उसने वही शब्द ज्यों के त्यों दोहराए जो अकबर के दरबार में रोज सुने जाते थे। जो मुझे वोट दे उसे मैं अधिक धन दूंगा। जो मेरे दुश्मन हैं वे दंड पाएंगे। मैं रक्षा करूंगा। मेरी सेनाएं सुरक्षित रहेंगी। मुल्ला ने हर शब्द पर थोड़ा जोर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार अकबर की खुद की बातें महीनों से लोगों ने सुनी थी। फिर मुल्ला ने अचानक अपना चेहरा बदला और पूर्ण गंभीरता के साथ कहा, और जो मंत्री जनता का पैसा खाएंगे उन्हें मैं दंड दूंगा। एकदम सन्नाटा। एक एक मंत्री का चेहरा फीका पड़ने लगा। मुल्ला की नकल में वही शक्ति थी जो अकबर की थी, पर शब्दों का असर अलग था, क्योंकि ये वही आवाज थी जो वे हर रोज सुनते थे, पर आज वो उनकी खुद की जुबान से एक बाहरी आदमी के मुंह से उतारी जा रही थी। मुल्ला ने फिर पूछा, अगर कोई इसी सभा में कहे कि उसने करों में खेल के चलते कमाई छुपा रखी है, तो आप क्या करेंगे? मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसने क्या किया? किसका ध्यान खिंचा? मुल्ला की नकल की सच्चाई थी ऐसी कि लोग खुद के विचारों को पहचान नहीं पा रहे थे, पर मन में खटास बढ़ रही थी। कुछ ने हंसी में बात को टालने की कोशिश की, पर मुल्ला ने बात जारी रखी। और जो शाही भोजन में मिलावट करेंगे, उसने कहा, उन्हें मैं खुले मंच पर सजा दूंगा। तभी एक दरबारी, जिसकी आंखें पहले से लाल थी, खर्चों पर राज दरबारी, अपना चेहरा झकझोर कर बोला, ये क्या बेतुका मजाक है? बंद करो। पर उसी वक्त वही शब्द मुल्ला की आवाज से वापस सुनकर सारा दरबार दंग रह गया। मुल्ला ने उसी धुन में कहा, जो अपनों का पेट भरे और लोगों को भूखा छोड़ दे, उसे मैं दंड दूंगा। इसी बीच एक युवा मंत्री ने, जो कि हमेशा दिखावे में आगे रहता था और जनता के मोह में रमता था, बोला, हमें दंड देने की बजाय सुधार की नीति अपनानी चाहिए। हम योजना बनाएंगे। मुल्ला ने उसकी आवाज की नकल की, योजना बनाएंगे, हम योजना बनाएंगे। इतना इतना कहकर मुल्ला झट से चुप हो गया और दरबार के जोश में एक बदलाव आया। लोगों ने महसूस किया कि शब्दों का तिरस्कार करना कितना आसान था, पर उन शब्दों के पीछे की सच्चाई से आंखें क्यों बंद रहती थी। मुल्ला का असली लक्ष्य मजाक नहीं था। वो एक दर्पण देना चाहता था जो दिखाए कि शब्दों और कार्यों में कितना अंतर है। उसने फिर से वही स्टाइल अपनाई, ये बार थोड़ा अधिक तीखा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी मेरे लिए चांदी और सोना छुपाएगा, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाएगा। ये सुनते ही कुछ मंत्री अपनी कुर्सियों में असहज हो उठे। उनके हाथ अकस्मात टोकरी के नीचे गए, जैसा कि वहां व्यावहारिक बातें छिपी हों। मुल्ला ने देखा कि उनका खेल चल रहा है। उसने धीरे धीरे असली मुद्दों की ओर मोड़ दिया। फिर उसने एक अचानक बदलाव किया। वो राजा की आवाज में बैठकर एक आम आदमी की भूमिका अपनाने लगा। उसने कहा, अगर राजा कहे कि वो सबको न्याय देगा, पर उसके कागज पर कुछ और लिखा हो, तो जनता क्या करे? उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने जनता की आवाज की नकल की, हम भी इंसान हैं, हमें भी जीना है। ये पंक्ति जैसे किसी शहद की तरह दरबारियों के कानों में घुल गई। कई मंत्री अपने चेहरे नहीं छुपा पाए। उनकी आत्माओं पर जैसे कोई ठंडा पानी पड़ा हो। मुल्ला ने तब अपनी चाल आगे बढ़ाई। वो पहले हास्य में रोक रोक कर बात कर रहा था, पर अब वो सीधा मुद्दा उठा रहा था। उसने समझा कि मजाक का स्तर उतना ही प्रभावी होगा जितना वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकेगा। उसने सबको याद दिलाया कि कितने निर्णय दरबार के कमरों में होते हैं, लेकिन असर जनता के घरों में पड़ता है। उसने उन बहुसंख्यक बातों का जिक्र किया जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, वृद्धों की उपेक्षा, अनाथों की मजबूरी, बाजारों में बढ़ती महंगाई और शिक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा। प्रत्येक बात पर मुल्ला ने राजा की नकल की और फिर कहा, मैं ये सब सुधारूंगा।
पर जब वही वचन वापस सुनने को मिला तो कुछ लोगों का चेहरा झुलसा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नीतियां कितनी खोखली थी। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने एक और चाल चली। उसी गंभीरता के साथ उसने दरबार के सबसे धनी व्यापारी की आवाज में कहा, मैं करों में छूट चाहूंगा ताकि व्यापार फले फूले। मगर फिर उसने उस व्यापारी की नकल करके कहा, पर जब जनता पूछेगी कि कहाँ गए ये लाभ, तो मैं कहूंगा राज्य ने योजनाएं बनाई। इस पर दरबार में कुछ ठहाके गूंजे, पर यह ठहाका गोलियों जैसी तेज था। यह ठहाका दरअसल एक तंज था जो सत्ता और पैसे के बीच के रिश्ते को उजागर कर रहा था। मुल्ला ने नकल की कला का उपयोग करते हुए सबसे पहले एक शांत प्रश्न उछाल दिया। आप कह रहे हैं कि आप गरीबों के बारे में सोचते हैं, पर आपने आखिरी बार कब किसी भूखे की सहायता की? यह सवाल जितना साधारण था उतना ही तीखा था। कई दरबारियों के चेहरे लाल हो गए। उनमें से कुछ ने गुस्से में कहा, मुल्ला, ये खेल बंद करो, ये मजाक नहीं रह गया। पर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मजाक वही है जो सिर्फ हंसाए, पर मेरा खेल हंसाते हुए सोचने पर भी मजबूर करता है। यह सुनकर कुछ दरबारी चुप हो गए, क्योंकि शब्दों का उद्देश्य समझ में आ चुका था। मुल्ला ने फिर अकबर की आवाज में उच्चारित करके कहा, यदि मैं राजा हूं तो सभी को घर दूंगा। फिर वो तत्क्षण वही शब्द वापस सुनने के लिए दरबारियों से कहने लगा, क्या तुम उसे घर दोगे? कई मंत्री अपनी बगल में बैठे मजदूरों की ओर देखकर चल पड़े, मानो कोई प्रश्न उठ गया हो। वे असहज थे। किसी ने कानाफूसी में कहा, कहां से इतने घर बनवाओगे? मुल्ला ने उसी शैली में कहा, तब हमें कर बढ़ाना होगा। एक मंत्री ने तेजी से कहा, कर नहीं बढ़ेंगे, हमें और स्रोत चाहिए। मुल्ला ने जैसे ही वही स्वर में पूछा, और स्रोत कौन देगा? दरबार फिर चुप हो गया, क्योंकि सवाल इतना सरल और ज्वलंत था कि कोई जवाब न दे पाया। कहानी के एक मोड़ पर मुल्ला ने सबसे बड़ा झटका दिया। उसने दरबार के सामने एक छोटा सा नक्शा निकाला। नक्शे पर उसने दरबारियों के घरों और आम जनता के बस्तियों को चिन्हित किया। यह नक्शा नाजुकता से बनाया गया था। एक तरफ भव्य महल और उसके गेट्स, दूसरी तरफ छोटे छोटे झोपड़ियां। मुल्ला ने नक्शे में अंगुली रखकर कहा, ये देखो, हम इतने बड़े महल बनाते हैं, और ये है हमारे जनता का घर। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं में शर्म अधिक थी। शर्म कि कैसे वे इतने बड़े से बड़े संरचनाओं के बीच छोटी छोटी जिंदगियां भूल गए थे। मुल्ला ने कहा, अगर राजा कहे कि सबका हिस्सा एक समान है, तो क्या तुम उसे मानोगे? कोई जवाब नहीं आया, पर मुल्ला ने आवाज उठाई, शुरुआत छोटे कदमों से करो। आज एक वृक्ष रोपो, कल छत बनाओ, पर सबसे पहले सुनो। मुल्ला की ये बात जनता के लिए आसान थी, पर दरबार के आदतों में जड़े गहरी थी। फिर भी कुछ छोटे छोटे ओ के चेहरे पर प्रकाश आया। उनमें से एक ने कहा, हम स्थानीय पाठशाला खोलेंगे। ये सुनकर कुछ लोग तालियां बजाने लगे। मुल्ला ने वही शब्द लौटाकर कहा, ठीक है, पर किताबें मुफ्त रहेंगी। कुछ मंत्रियों ने तुरंत विरोध किया, हमारे पास संसाधन कहां से आएंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका उत्तर तुम्हारे अपने कागजों में है। कुछ अनावश्यक खर्च कम करो, कुछ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, और बचा हुआ जनता के काम में लगाओ। यह सरल प्रणाली थी, पर उसे अपनाने का साहस ही कमी था। दिन ढलने के साथ मुल्ला का मजाक गंभीरता में बदलता गया, और गंभीरता फिर से कार्रवाई में। अकबर ने, जो पहले सोचते थे कि यह केवल एक मौज मस्ती है, स्वयं महसूस किया कि मुल्ला की बातों में विशाल सच्चाई है। उन्होंने आदेश दिया कि कुछ सुझावों पर काम किया जाए, खासतौर पर उन सुझावों पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य को साधारण साधनों से पहुंचाने के बारे में थे। कुछ मंत्रियों ने मुंह बनाते हुए स्वीकृति दी, क्योंकि अब सार्वजनिक दुष्प्रचार का डर था, और जनता की सुनवाई का संकल्प शाही संग्रहालय की दीवारों तक पहुंच चुका था। मगर हर कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ दरबारी और जमींदार थे जो अपने लग्जरी और लाभ से समझौता नहीं करना चाहते थे।
उन्होंने मुल्ला की नकल को अनादर से निपटाने की योजना बनाई। वे अक्सर कहते, मुल्ला तो मजाक कर रहा था, हमें क्यों बदलना चाहिए? पर मुल्ला की मासूम सादगी ने उनके तर्कों में दरार डाल दी, क्योंकि लोगों का बड़ा हिस्सा अब सोचने लगा था, और सोच एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना आसान नहीं था। कथानक में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुल्ला ने दरबार में एक नकल के माध्यम से सत्ताधारियों को उनकी अपनी आवाजों में जकड़ कर रख दिया। उसने राजा की मीठी बातों को लिया और उनसे पूछा, क्या तुम वे वादे करोगे जो तुम अपने लिए नहीं मानते? ये सवाल काटता हुआ था, क्योंकि राजाओं के वचन अक्सर जनता के लिए प्रेरक होते हैं, पर खुद के कर्मों से अलग होते हैं। एक एक करके कुछ मंत्री शर्मसार होकर उठे और अपने अपने कृत्यों का बखान करने लगे। एक ने कहा कि उसने कुछ करों में छूट की सिफारिश की थी, क्योंकि उसके अपने व्यापारिक साथी थे। दूसरे ने स्वीकार किया कि उसने शिक्षा के बजट से पैसा काटकर महल के पुनर्निर्माण में लगाया था। ये स्वीकारोक्ति दरबार की हवा को बदल गई। लोगों के चेहरे पर अब न सिर्फ शर्मियत, बल्कि एक नई ताजगी का एहसास था, क्योंकि सच सामने आ चुका था। अंततः अकबर ने खुद कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने मुल्ला से कहा, तुमने मेरे दरबार को आईना दिखाया है, अब तुम बताओ किस तरह से मैं जनता के लिए सचमुच कुछ करूं? मुल्ला ने अपनी आंखें चमकाई और बोला, जहांपनाह, राजा बनने और राजा दिखने में फर्क होता है। राजा बनने का अर्थ है उन कठिन कार्यों को अपना काम बनाना जो लोग चाहते हैं पर साहस नहीं करते। लोगों के बच्चों को स्कूल, बूढ़ों को देखभाल और भूखे बच्चों को खाना, ये काम दिखावे से नहीं होते। इन्हें रोजमर्रा के छोटे छोटे संकल्पों की आवश्यकता होती है। अकबर ने आदेश दिया कि अगले महीने गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएं। साथ ही शिक्षा का एक नवाचार कार्यक्रम शुरू हो। कुछ मंत्री विरोध में थे, पर जनमानस की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण थी। उस दिन से दरबार में नई रफ्तार आई। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव हुए। एक नया पाठशाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कुछ दुकानदारों को कर में छूट देकर उनके उत्पादों की किफायती बिक्री सुनिश्चित की गई, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाई गई। ये बदलाव अचानक नहीं आए, पर मुल्ला की एक मजाकिया नकल ने दरबार की आंखें खोल दी और उन्हें वह दिशा दिखाई जिसकी जरूरत थी। कई महीनों बाद जब मुल्ला फिर दरबार आया तो उसने देखा कि कुछ चेहरों पर पहले जैसी चमक थी, पर अब उनकी आंखों में समर्पण की झलक थी। कुछ मंत्री जिन्होंने पहले दिखावा किया था, अब गांवों में दिखाई देते थे, और कुछ जो नहीं बदल पाए थे, जनता ने उन्हें बदल दिया। मुल्ला ने संतोष की एक हल्की मुस्कान दी और बोला, जहांपनाह, मजाक अच्छा था, पर अब देखो कि मजाक ने काम किया। अकबर ने सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने दरबार को हंसाया, पर साथ ही उसे जगा भी दिया। इस तरह मुल्ला का मजाक एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की शुरुआत की। मजाक ने लोगों को जो हंसाया, वही हंसी उनकी आंखें खोलने का कारण बनी, क्योंकि हंसी में जो कटु सत्य छिपा होता है, वो कभी कभी सबसे असरकारी दवा बन जाता है। मुल्ला की सादगी, उसकी चतुराई और उसकी हिम्मत ने दिखाया कि कैसे एक साधारण इंसान भी बड़ी से बड़ी महल सी दीवारों में दरार लाकर उजाला फैला सकता है। और जब कहानी पीठ पीछे छूट कर चली गई, तो दरबार के लोग उस दिन की घटना को अक्सर याद करते, कभी हंसते हुए, कभी गंभीर होते हुए। मुल्ला की नकल ने उन्हें दिखाया था कि सत्ता और शब्दों के बीच अक्सर दूरी रहती है, और वही दूरी भरने से ही सच्ची नौबत आती है। मुल्ला ने राजसत्ता को न सिर्फ कॉमिक पल दिया, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाई। एक दिशा जहां हंसी और सच साथ चलते हैं, और जहां मजाक केवल हंसाने का माध्यम न रहकर समाज को बदलने की क्षमता रखता है। कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी एक मजाक इतना शक्तिशाली होता है कि वो लोगों की आंखें खोल दे, और यही कुछ ऐसा था जो मुल्ला ने किया था।